हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेन 2022 का शिफ्ट 1 का 25 जुलाई का क्वेश्चन पेपर जो फिजिक्स का था उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस टोटल मल्टीपल चॉइस रहते हैं, आप जानते होंगे, और 10 जो हैं वो इंटीजर टाइप रहते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस देखेंगे। आपका फोकस होना चाहिए कि जो प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो जो कंसेप्ट को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का आपका एम होना चाहिए। तो वही हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दिया है इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, किसके टर्म्स में? मोमेंटम, एरिया एंड टाइम के टर्म्स में। तो ऐसे क्वेश्चन आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत किए होंगे जहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सपोज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो मोमेंटम के टर्म्स में उसका पावर x आता है, और एरिया के टर्म्स में पावर y आता है, और टाइम के टर्म्स में पावर z आता है। और अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, फिर ये पावर्स x, y और z फाइंड करने होते हैं, और उससे हमें विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम मिल जाएगा। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर both the terms on left hand side and right hand side will be equal, same। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो हमारे पास एक सिंपल रिलेशन है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट को हम स्ट्रेन पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे, आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मिल जाएगा। जल्दी से करते हैं। स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब mlt-2 डिवाइडेड बाय L2 पर यूनिट एरिया ना, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस होता है, टाइम ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ml-1 t-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। जल्दी से पुट करते हैं, ml-1 t-1। राइट साइड में मोमेंटम है, इजी है डायमेंशनल फॉर्मूला, mlt-1 इसका पावर x है, एरिया L2 इसका पावर y है, टाइम t जिसका पावर z है। इसके बाद m एक ही है तो m का पावर हो जाएगा x, उसके बाद l का पावर है x और 2y, तो l का पावर हो जाएगा x प्लस 2y, ये l का पावर हो गया। टाइम के लिए यहाँ पर माइनस x है, यहाँ पे z है, तो पावर कितना हो जाएगा? माइनस x प्लस z, ये हो गया टाइम का पावर। लेफ्ट साइड में क्या है? ml-1 t-1, ml-1 t-1। बोथ साइड को जल्दी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको x का वैल्यू जो मिल रहा है, x का वैल्यू 1 मिल रहा है, x प्लस 2y का वैल्यू कितना मिलेगा? -1, और माइनस एक्स प्लस जेड का वैल्यू कंपेयर करने से मिल रहा है -1। x का वैल्यू मिल गया है, x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 1 प्लस 2y इक्वल्स टू -1, यहाँ से y आ जाएगा -1। और अगर आप x का वैल्यू 1 यहाँ पुट करते हैं, -1 वहाँ जाके प्लस होगा, और -1 प्लस 1 क्या हो गया है? 0। तो z का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास? 0 आ गया है। पुट करते हैं वैल्यूज़ को, x का वैल्यू 1 मतलब p टू द पावर 1, a टू द पावर -1, y का वैल्यू -1 है, t टू द पावर 0। और इससे मैच करने वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। किनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन बाकी ऑप्शंस जो है उनके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में, जो हम बहुत ज़्यादा टच नहीं करते हैं इस टॉपिक को, तो अगर उस अप्रोच से अगर हम लोग चलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वर्क डन और चार्ज का रेशियो है। जबकि एनर्जी जो है वो वर्क डन, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें चार्ज और आ रहा है। सी वाला अगर ऑप्शन देखें, करंट डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, मतलब I/L2, जो कि IL-2 देगा हमको डायमेंशनल फॉर्मूला। वहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया,
चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT डिवाइडेड बाय एरिया L2 दैट विल गिव ATL-2। तो ये दोनों भी डिफरेंट है, मतलब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम नहीं है। B जो है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में करंट ही होता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पढ़ते हैं कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। कंडक्शन करंट मतलब जो नॉर्मली करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएट करते हैं, जो आप थोड़ा जानते होंगे, बट ये सिंपली करंट है। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला तो I है ना, करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला I है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएं तो mlt-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का AT होता है, तो क्या आएगा हमारे पास mlt-3a-1, ये आ जाएगा हमारा सबका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इनका भी सेम नहीं है, तो बाय एलिमिनेशन आप बोल सकते हैं कि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बाकी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्चुअल में जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके एटम्स में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होते हैं, उसके सरफेस पे शिफ्ट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, आप जानते होंगे। तो पर यूनिट एरिया कितना चार्ज शिफ्ट हो रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बहुत डिटेल में भी ना जाएं, चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर, वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आप जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इस केस में भी आ रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और आप सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हैं, ये भी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कभी कभी कुछ ऐसी टर्म्स, ऐसी क्वांटिटीज़ भी क्वेश्चन में रहती हैं जिनके बारे में हम बहुत कम टच करते हैं, जैसे ये वाला, लेकिन अगर आपको ये भूल भी जाते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो भी आप बाय एलिमिनेशन जो है ये पता कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम, एक्चुअली मूव्स होगा वहाँ पे, मूव्स फ्रॉम A to B on a circular path as shown in figure. If the distance traveled by him is 60 meter, distance traveled by him is 60 meter, then the magnitude of displacement would be, magnitude of displacement पूछा है, तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो A से B के अलॉन्ग होगा, ये A से B के अलॉन्ग क्या होगा हमारा, इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा A से B के अलॉन्ग। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा हमको, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होगा बिटवीन A एंड B, यानी कि अगर हम इनको डायरेक्टली ज्वाइन कर दें तो वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। डायरेक्टली ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है डायरेक्टली ज्वाइन करने पे, ठीक है। A एंड B को अगर हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अभी डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके पता चलेंगे। एक तरीका है जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, उसमें मैं इसको एक्सटेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आप सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते होंगे, डायमीटर जो भी एंगल सबटेंड करेगा किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे, उसका एंगल जो हमेशा कितना होगा, 90 होगा। दैट मीन्स दिस लेंथ इज 2r, ये लेंथ कितना हो गया, 2r हो गया है, 2r के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये लेंथ फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ दोबारा से। ये ट्राइंगल हमारा यहाँ पे इस तरह से बनेगा, हमें क्या दिया हुआ है, ये लेंथ जो है वो 2r है, दिस लेंथ इज 2r, उसके बाद दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये वाला लेंथ हमें फाइंड करना है। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो बहुत इजीली मिल जाएगा रेडियस के टर्म्स में। तो ये एंगल कैसे फाइंड किया जाए, दिस इज 135, इस डायग्राम में ही देखते हैं, दिस इज 135, सो दिस विल बी 45, 180 माइनस 135 विल बी 45। और अगर हम इस एंगल की बात करें, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, तो ये 135 है तो इन दोनों एंगल का सम होगा 45, क्योंकि 180 में से 135 माइनस करोगे 45, और ये एंगल्स इक्वल है तो ये 45/2 एंड दिस इज ऑल्सो 45/2। नाउ दिस इज 90, दैट मीन्स दिस एंगल इज 45/2, दिस एंगल इज ऑल्सो 45/2। अब ये एंगल अगर 45/2 है तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका एक तरीका है हम ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, या फिर हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। 135 ये है, ये 45/2 है, तो ये कितना होगा, 135 माइनस 45/2। 135 में से हम क्या करेंगे, 45/2 माइनस करेंगे, तो करते हैं इसको हम लोग
45/2 अगर हम 135, हाँ इसको करते हैं 2 5 10 कैरी 1 2 3 6 7 2 1 2 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2। 135 में से हमें क्या करना है 45/2 माइनस करना है, तो हमें जाके ये वाला एंगल मिलेगा। अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ एक बार चेक कर लेते हैं। 45/2 और इसका सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 135 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 5, यहाँ बचेगा हम लोगों का 6 में से जो है 4 गया वो आएगा 2, 225/2 आ रहा है ये एंगल। कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है 225/2, 225/2 आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला एंगल हमारा 45/2 है, 45/2 है। 90 में से अगर हम लोग, वो मेरे से एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 90 में से अगर हम लोग, सॉरी यहाँ पे देखेंगे हम लोग 90 में से अगर हम लोग 45/2 माइनस करेंगे तो एक्चुअल में ये जो एंगल आएगा 180 माइनस 45/2 आएगा, दैट इज़ 135/2। ये 135/2, क्योंकि मुझे यहाँ 135 दिया हुआ है और ये एंगल 135 के आसपास नहीं आ रहा था, तो ये एंगल एक्चुअल में 135/2 आएगा। दिस एंगल इज 135/2, 135/2। 135 में से अब हम क्या करेंगे, 135 में से माइनस करेंगे 135/2, दैट विल गिव 135/2, करेक्ट। तो ये वाला एंगल एक्चुअल में जो आएगा वो 135/2 आएगा, 135/2। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम जानते हैं कि जो बेस होता है वो बेस किसके इक्वल होता है, कॉस वाला कंपोनेंट होगा यहाँ पे 2r cos 135/2, और जो परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड करना है एक्चुअल में वो क्या होगा 2r sin 135/2, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका लेंथ आया, यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2r इंटू साइन 135/2, साइन 135/2 के इक्वल होगा, 2r इंटू 1 साइन 135। हमें cos 135 का वैल्यू दिया तो मैं इसको साइन को cos के टर्म्स में लिखूंगा और एंगल को डबल करने वाला फंक्शन रिलेशन यूज करूंगा, जैसे कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास। इससे मैं क्या फाइंड करूंगा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो वो आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन स्क्वायर रूट, यानी कि पावर 1/2 भी आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2r मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा, हमारा थीटा यहाँ 135/2 था, उसका डबल हो जाएगा 135, cos 135 डिवाइडेड बाय 2 और इसका पावर कितना 1/2। ये आ गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें r भी चाहिए होगा, इसको सॉल्व करना, ये तो हो जाएगा माइनस 0.7 इसका वैल्यू। r फाइंड करते हैं, r कैसे फाइंड करेंगे, फिर से देखते हैं। हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि आर्क लेंथ हमें 60 दिया है, जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आर्क लेंथ है, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल, आर्क डिवाइडेड बाय एंगल हमें क्या देगा, रेडियस दे देगा। तो रेडियस हमें चाहिए था, आर्क लेंथ 60 है, एंगल लेकिन हमारा रेडियन में होना चाहिए। ये 135 किसमें डिग्री में दिया है, कन्वर्ट कर लेते हैं, 135 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, तो 180 न्यूमरेटर में जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 5 से इसको कर लेते हैं हम लोग, 12 5 60 और ये 5 2 10 5 7 35, इसको हम लोग 9 से कैंसिल कर लेते हैं, फिर 9 3 27 9 2 18, ठीक है, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो रेडियस का वैल्यू आएगा 80/पाई, 80/पाई आ गया हम लोगों का यहाँ पे रेडियस। यहाँ पुट करते हैं तो दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा है। जनरली आप ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को एंड में भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। बाकी इसको करते हैं हम लोग, 1 माइनस cos 135 का वैल्यू माइनस 0.7 है तो प्लस हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ 1.7/2 का हमें रूट करना है। ओके, चलो देखते हैं कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 1.7/2 को अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको करने के एक काम करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 0.8.5 होगा तो 0.85 आ जाएगा अगर आप डिवाइड करते हैं इसको। उसके बाद 85 कर ले रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 कर सकता हूँ, पॉइंट हटा के 100 कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 बाहर आएगा तो 2 × 80
अपॉन पाई इंटू 10 यहाँ बचेगा और अंदर बचेगा 85 का रूट। हमारे ऑप्शंस जो हैं बहुत क्लोज नहीं हैं एक्सेप्ट ये दोनों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और फर्स्ट और लास्ट वाला भी, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ समय के लिए, अच्छा इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 85 का रूट करना है। 85 का रूट जो है वो 9 आता है, 81 का रूट, तो 9 और 10 के बीच में होगा, 9 ले रहे हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9 ले रहे हैं। यहाँ पे ऊपर क्या है 16 है, 16 बाई पाई है, तो 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, मैं इसको 3 ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, 3.14 है, 3 ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 आ गया, 16 इंटू 3 कितना आ गया 48 आ गया अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो 48 के नियरेस्ट कौन सा है 47 है, हम बहुत दूर नहीं है किसी वैल्यू से, मतलब 42 के बहुत क्लोज नहीं है हम लोग, 47 के क्लोज है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 47 होगा, तो 47 हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस करने होते हैं, इस तरह से बनाए ही जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद वेलोसिटी 3x² + 4 से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, द नेट वर्क, ये होगा नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 to x = 2 मीटर। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है। चलिए, नेट वर्क डन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमें फोर्स का इक्वेशन दिया हो तो हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं, और एक तरीका और है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और ये मेथड ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमें स्पीड कैसे चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ वो दिया हुआ है। तो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। हाफ इंटू मास का वैल्यू 0.5 है, वेलोसिटी हमें दिया ये फाइनली 2 मीटर पे पहुंचा है, 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 + 4 16, यहाँ पे आ गया 16 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करोगे 4 बचेगा, यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा हाफ, इसको मैं हाफ लिख सकता हूँ, 0.5 को हाफ इंटू 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 1/4 हो जाएगा, 256 माइनस 16 करेंगे आएगा 240, कैंसिल करोगे आप इसको कितना बचेगा 60, यानी कि हमारा 60 जूल आ गया वर्क डन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ किया जल्दी आंसर के लिए। आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा वेलोसिटी से, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है रोटेशन से बेस्ड, जिसमें एक सॉलिड सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर है हैविंग सेम मास m एंड रेडियस r रोल डाउन दिस सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम टॉप विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहे हैं। अच्छा, हम वो इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये रहा वो इंक्लाइंड प्लेन जहाँ से रोल कर रहे हैं, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, हाइट सेम होगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि अगर डिफरेंट बॉडीज रोल करके इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम तक पहुंचती हैं तो वेलोसिटी क्या होगा। जल्दी से उस फॉर्मूले को डिराइव भी करते हैं। यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे स्फीयर और सिलेंडर है, उस पर हम बाद में आएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से रोल करके वो यहाँ तक जा रहा है विदाउट स्लिपिंग, उसके लिए हम लिख सकते हैं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। उसके बॉटम पे, तो टॉप में तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया, काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh के बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जब ये यहाँ पहुँच गया है तो ग्राउंड पे आ गया है, ये ग्राउंड पे मतलब h इसका 0 हो गया, तो वहाँ जो हमारा रेफरेंस है वहाँ पे h 0 जहाँ पे है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, रोलिंग भी हो रहा है और नॉर्मल जो है ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, मतलब रोलिंग हो रहा है मतलब कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोनों होगी, एक तो ये ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट के पास, और एक रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा, आई जो है हम लोग आई को मास के टर्म्स में लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में mk² लिख सकते हैं, जो कि k अलग अलग आता है बॉडीज़ का। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे
रोलिंग हो रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब जो वेलोसिटी है इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी रहेगा वो उसके टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा को v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो रेडियस अगर हम लोग r लेते हैं तो ओमेगा को हम लोग v बाय आर लिख सकते हैं। ये हम रोलिंग के केस में कर सकते हैं, आपने पढ़ा है। अब जो है इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर और इसकी जगह वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा। ओमेगा की जगह रखा हमने v बाय आर, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इससे क्या होगा m जो है वो सभी में से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हाफ मैं कॉमन लूँगा तो 2 इधर आएगा, 2 बच जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है 2gh इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है, देखो यहाँ v स्क्वायर बचा है, इसमें भी एक v स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं। v हमें फाइंड ही करना है, तो क्या बचेगा 1 यहाँ बचेगा और यहाँ पे k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमारे पास बचेगा। अब जो है v फाइंड करना है हमको, तो v क्या आएगा अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गया। किसका किसका रेशियो चाहिए हमको, सॉलिड सिलेंडर का चाहिए और सॉलिड स्फीयर का रेशियो चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर बाय वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। अगर हम लिखते हैं तो अगर हम डिवाइड करेंगे हाइट तो सेम है, 2gh वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा और v जो है इसका इस टर्म का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि सिलेंडर के लिए जो इसका वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और स्फीयर के लिए ऊपर चला जाएगा यानी कि अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये वाला किसके लिए, स्फीयर के लिए हो गया और ये सिलेंडर के लिए हो गया। चलिए वैल्यूज, अब हमें k और k फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं। सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉलिड सिलेंडर दिया है उसका होता है जो डिस्क का होता है, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 2, जिसको हम लोग एम के स्क्वायर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में। और वैसे हमें के स्क्वायर और आर स्क्वायर का रेशियो चाहिए, तो वही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है हमारे पास, अच्छा पहला सॉलिड सिलेंडर हो गया और हमारे पास है सॉलिड स्फीयर। स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, 2/5 mr स्क्वायर होता है, जो कि एम के स्क्वायर के टर्म्स में लिखें रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में, तो 2/5 आएगा किसका वैल्यू, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू। इन्हीं को हम लोग डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली पुट करते हैं। अंडर रूट पूरे में लगा दे रहा हूँ मैं, 1 प्लस पहले स्फीयर का लिखना है हमको, तो स्फीयर का ये रहा कितना है 2/5, तो आएगा 1 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय, उसके बाद किसके लिए लिखना है हमको, उसके बाद हमें सिलेंडर के लिए लिखना है, सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो 1 प्लस 1/2 कितना आएगा देखते हैं आंसर। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ फर्दर, तो वहाँ पे कितना आएगा, ये ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे, 7/5 अंडर रूट में 7/5 मल्टीप्लाइड बाय, और रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14/15, अंडर रूट 14/15 आएगा रेशियो वेलोसिटी का, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग का रोलिंग मोशन का नॉलेज, कैनेटिक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का नॉलेज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज, सारी चीज़ें यहाँ पे चेक हो रही है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स A, B एंड C of mass 100 kg each are placed in a straight line with AB equals to BC equals to 13, ये हमें दिया हुआ है, with AB equals to BC equals to 13। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन में रखे हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से रखे हुए हैं मासेस एक स्ट्रेट लाइन में A B C, जहाँ पे AB equals to BC है, AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, A B एंड C। ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 13 मीटर और ये वाला डिस्टेंस भी 13 मीटर दिया है, और यहाँ पे मासेस रखे हैं, सेम मासेस हैं m, ठीक है, और उसका वैल्यू भी दिया हुआ है 100 kg। उसके बाद हमें दिया है कि एक फोर्थ पार्टिकल है जो कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल B से 13 मीटर पे रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, ऐसा लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है। तो यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है और इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो F है, तो F का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया लास्ट में, F का वैल्यू कितना होगा। चलिए फाइंड करते हैं, यानी कि हमको यहाँ सिंपली क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर सम करना है। ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स, ये मास इस पे फोर्स लगाएगा, ये मास इस पे फोर्स लगाएगा, ये मास भी इस पे फोर्स लगाएगा। फोर्सेस का वैल्यू लिखते हैं, यहाँ फोर्स कितना आएगा, ये डिस्टेंस भी हमें 13 मीटर ही दिया था,
तो F इक्वल्स टू जी एम एम यानी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये फोर्स तो टोटल F ही दिया है तो इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलो यहाँ पे जो फोर्स है इसको x डैश लिख रहा हूँ मैं, वो कितना होगा जी एम इंटू एम यानी कि एम स्क्वायर बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो भी निकालना है। ये 13 है, 13 है कितना हो जाएगा 13√2 आ जाएगा। तो 13√2 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा कि हम जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को x लिख दें, तो यानी कि यहाँ पे x डैश का जो वैल्यू आया है वो x बाय 2 आया, x बाय 2 आया। √2 का स्क्वायर किया हम लोगों ने तो 2 बच गया, तो x डैश बाय x बाय 2 आया। तो ये भी वही आएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है। चलिए अब इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास अब कि एक फोर्स x लग रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, यहाँ पे x बाई 2 लग रहा है और ये x बाई 2 लग रहा है। इनका रिजल्टेंट निकालना, एंगल चाहिए होंगे। ये साइड 13 है, ये साइड भी कितना है 13 है, तो ये 45 होना चाहिए क्योंकि tan थीटा हम करेंगे परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 1 आ रहा है, मतलब ये एंगल 45 है। ये 45 है तो दिस विल ऑल्सो बी 45, this will also be 45, this will also be 45, so this complete angle will be 90। यानी कि ये जो x बाई 2 दो फोर्सेज हैं इनके बीच का एंगल 90 है, तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल से पास करेगा और वो इसी के अलॉन्ग आएगा। किसके अलॉन्ग, जो x फोर्स है। तो x बाई 2 और x बाई 2 का आप रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं, 90 डिग्री पे तो √a² प्लस b² करना होगा, और क्योंकि सेम फोर्स है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना आएगा x बाई 2 इंटू √2, डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं f√2 आता है ना अगर दोनों फोर्स सेम हो, तो x बाय 2 इंटू √2, जिसको हम लोग x बाय √2 भी लिख सकते हैं। ये आ गया। अब नेट फोर्स जो कि F था वो किसके इक्वल होगा, ये x बाय √2 फोर्स जो है और एक और x जो फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स x प्लस x बाय √2 करके लिखेंगे। इसमें से x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय √2। अच्छा होगा यहाँ पे हम लोग 1 बाय √2 का वैल्यू लिख दें। 1 बाय √2 का वैल्यू आप जानते हैं 0.707 साइन 45 कॉस 45 0.707 आता है, तो ये हो जाएगा 1.707। x का वैल्यू पुट करते हैं। चलिए तो x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, ये था x, तो इसको पुट करते हैं। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू x कितना है जी एम स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब 100 मास था तो मैं इसको 10⁴ भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर दैट इज 169 मल्टीप्लाइड बाय 1707। कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 169, क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये 169 जो इसको हम 170 भी बना सकते हैं, सॉरी 169 और 1.707 सिमिलर हो सकते हैं। यहाँ से अगर हम दो जीरोज यहाँ ले लें, इसको g इंटू 100 लिख लेते हैं तो ये 70.7 हो जाएगा और बाय 169 है तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो इस हिसाब से हमारे पास अप्रॉक्सीमेट कितना आया 100g आ जाएगा, 100g आ जाएगा नेट फोर्स, जो कि ऑप्शन बी है। यहाँ पे आपसे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स और वेक्टर्स का नॉलेज आपसे चेक किया जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम V एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर expands isothermally until its volume gets doubled. Later it expands adiabatically until its volume gets redoubled. Okay, दो बार यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, दो बार यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और दोनों ही केस में वॉल्यूम डबल हो जा रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहले वॉल्यूम V1 था, डबल होके V2 हो गया, दैट मीन्स V2 इज 2V1 एंड देन जो V3 हुआ है दैट इज 2 टाइम्स V2, ऐसे लिख सकते हैं। इनिशियली जो प्रेशर था वो हमें दिया हुआ है, गैस का प्रेशर दिया हुआ है, अल्टीमेटली हमसे क्या पूछा गया फाइनल प्रेशर बताना है। तो पहला प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में क्या होता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, टेम्परेचर कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर हम P2 निकालें दूसरे स्टेज में जो प्रेशर है वो P1 V1 बाय V2 आएगा, और P1 का वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁷ है, और V1 बाई V2 यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो V1 बाई V2 कितना आएगा 1/2 आएगा, तो इनटू क्या करना है 1/2, ये कैंसिल हो गया, यानी हमें P2 का वैल्यू मिल गया। P2 का वैल्यू कितना आया 10⁷ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, ठीक, ये मिल गया हमको।
सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या लिखेंगे, P2V2 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P3V3 टू द पावर गामा। तो P3 अगर हम लोग निकालें तो P2 मल्टीप्लाइड बाय V2 बाय V3 टू द पावर गामा लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और V2 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू जो है अच्छा V3 और V2 का वैल्यू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। हमें रेशियो चाहिए V2 बाय V3, V2 बाय V3 चाहिए तो ये भी 1/2, तो ये आ जाएगा P2 इंटू 1/2 टू द पावर गामा दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, ये यूज़ कर सकते हैं। P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू हमने फाइंड किया 10 टू द पावर 7, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर की तरफ हम पहुँच गए हैं। 1/2 को हम लोग 0.5 लिख रहा हूँ मैं, इसका पावर 1/1.5 होगा। अब ये भी वही वैसा ही क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस करने होंगे। देखते हैं, 10 टू द पावर 7 है, 0.5 को मैं क्या करना चाहूँगा, अच्छा इसको 3/2 लिख सकते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, 0.5 का मैं पहले क्यूब करूँगा फिर रूट करूँगा, तो क्यूब आएगा 0.125 और उसका फिर मैं क्या करने वाला हूँ, रूट करने वाला हूँ। तो ये भी थोड़ा ईजी नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, इसको मैं 12.5/100 लिख सकता हूँ। 100 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 100 का रूट ईजिली बाहर आ सकता है। 12.5/100 यही आएगा 0.125। तो इसका रूट जो है वो कितना आ गया, 10 टू पावर 7, 10 बाहर आएगा तो कितना बचेगा 10 टू द पावर 6 और मल्टीप्लाई में है 12.5 का पावर 1/2। 12.5 का रूट निकालना है, 3 का जो 9 का रूट होता है 3, 9 का रूट है 3 और 16 का 4 है और ये इसके बीच में लाई कर रहा है 12.5, तो यानी कि 3 और 4 के बीच में होना चाहिए आंसर। तो 3 और 4 के बीच में और मल्टीप्लाई में आएगा 10 टू द पावर 6। ऐसे दो ऑप्शंस है हमारे पास, 3.536 दिया है और 10 टू द पावर 6 आना चाहिए, यहाँ 5 दिया है, यानी ये वाला करेक्ट होगा, बाकी में तो 1.25 है, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे बेस्ड था और कुछ आपको कैलकुलेशंस में भी सोचना पड़ेगा चीज़ों को करेक्ट आंसर तक जाने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन में कुछ इश्यूज थे, ऑप्शन जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये बोनस क्वेश्चन था शायद, देखते हैं एक बार इसको। फर्स्ट में बोला है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। तो टेम्परेचर कम करने पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर हम लोग आइडियल गैस के केस में लिखें तो वो 3/2 kT आता है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तो वहीं से क्वेश्चन है ये। तो बोला है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, तो बिल्कुल सही है, टेम्परेचर कम करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक मेजर है क्या, टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का गलत। इसमें बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा जबकि टेम्परेचर क्या हमारा कांस्टेंट है। तीसरा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। एक गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, अच्छा, जैसे ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी वॉल्यूम बढ़ने पे, अगर वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। बट ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम किसी गैस को हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वो एक्सपेंड भी कर रही है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन अगर साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो, उस केस में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज भी करेगा, यहाँ लिखा है डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, एक्चुअल में ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम श्योरली नहीं बोल सकते कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज करेगा इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ही करेगा, ये श्योर नहीं है, श्योरली नहीं बोल सकते हम लोग। तो इसका हम कुछ श्योर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए गलत में ही आएगा, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू मान के चल रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट्स। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस स्टेटमेंट में एक इशू था कि ये स्टेटमेंट जो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, स्टेटमेंट ही थोड़ा गलत हो गया है। प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद
इंक्रीज इन टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर लिख गया है, शायद ये कांस्टेंट वॉल्यूम बोलना चाह रहा था, तो इसको जो है इसलिए हम यहाँ गलत लेके चलेंगे, ये इसमें कह सकते हैं मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। उसके बाद ई जो है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्चुअल में जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज भी तो कर सकता है, तो फिर ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही है जो किसी से मैच नहीं कर रहा था, तो ये क्वेश्चन जो बोनस में रहा था। बट सारे ऑप्शन जो सही हैं और जो गलत हैं वो क्यों गलत और क्यों सही है वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। इन फिगर मास 2m इज फिक्स्ड ऑन मास m, हमें यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 2m मास m पे फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब समझना है कि ये एक साथ रहेंगे हमेशा मोशन के टाइम पे, और दो स्प्रिंग अटैच्ड है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। फिगर बी में क्या है, एक मास m है, इसे अटैच्ड टू 2 स्प्रिंग सेम है लेकिन मास m है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड 2k इस बार। दोनों में मास m को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो आप जानते हैं यहाँ पे ऑसिलेशन होगा। और फिर बोला है कि रिलीज करने के बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में रिलेशन क्या है वो बताना है, मतलब रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑसिलेटरी मोशन में 2π/ओमेगा होता है। इस सिस्टम के लिए ओमेगा जो है वो √k/m होगा स्प्रिंग मास सिस्टम्स के लिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना 2π√m/k बना, इस हिसाब से टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब जो है दो केसेस हैं, तो अगर हम दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो के लिए लिखना चाहें तो 2π कैंसिल हो जाएगा, m1/k1 आएगा, मल्टीप्लाइड में उल्टा हो जाएगा, √k1/m1 हो जाएगा डिवाइड में। अब हम क्या देखने वाले हैं कि मासेस की बात करें तो यहाँ पे मास कितना है, 2m और m है, तो कितना हो जाएगा, 2m और m जो है वहाँ पे 3m हो जाएगा डिवाइडेड बाय k1। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे। आपको पता होगा ये कौन सा केस है जिसमें स्प्रिंग्स जो है वो पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का जो चेंज इन लेंथ है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जितना ये कंप्रेस होगा उतना ये इलांगेट होगा, यानी ये पैरेलल में। पैरेलल में इसका मतलब पैरेलल में k इक्विवेलेंट कैसे आता है, k1 + k2 से डायरेक्ट आ जाता है। तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 2k आ जाएगा अंडर रूट में, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, उल्टा करना है, तो k1 ऊपर आएगा, ऊपर मतलब क्या आएगा 3k आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आएगा, m आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k से k कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9/2, 9 का रूट 3/√2। अगर इस फॉर्म में है तो ये यूज़ करेंगे, 3 दिख रहा था यहाँ पे, तो ये आ गया हम लोग का फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट वाला करेक्ट है, T1/T2 कितना आएगा, 3/√2। तो ये था हम लोग का ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड। आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग जो है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, जिससे कि हम लोग ओमेगा करेक्टली फाइंड कर पाएँ। इसमें एक से ज़्यादा स्प्रिंग्स हैं सिस्टम में अगर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कंडेंसर मतलब कैपेसिटर की बात कर रहा है, ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस इज चार्ज्ड स्टेडीली फ्रॉम 0 to 5 कूलम, 0 से 5 कूलम तक इसको लेके गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स represents correctly the variation of potential difference across its plates with respect to the charge on the condenser यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन का ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। एक चीज़ आप ध्यान रखो, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम जानते हैं कि Q जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहीं से हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो उस हिसाब से Q और V का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, ये श्योर है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें क्या है 5 कूलम के चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 है इंटू 10⁻6 है, 2.5 इंटू 10⁻6। इसमें 5 कूलम पे कितना है, 5 इंटू 10⁻6 है। तो कौन सा करेक्ट है, कोई बात नहीं, हम चेक कर सकते हैं। जब चार्ज 5 कूलम है, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। V = होता है Q/C, इसी से आता है। दोनों केसेस के लिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट केस में चार्ज जो है वो कितना है, दोनों में 5 है, 5/5 दोनों में 5 है। हाँ अच्छा, एक्चुअल में हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए, तो 5 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10⁻⁻6 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻6/2, जो कि आएगा 2.5 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो
तो 5 कूलम पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट जो होगा वो 2.5 10⁻⁶ है, जो कि हमें इस ग्राफ में दिखा रखा है, यानी ऑप्शन ए वाला ग्राफ क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, कैपेसिटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ द रेशियो ऑफ द, किसका रेशियो दिया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है हमारे पास। तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए, उसके परपेंडिकुलर एंटर किए हैं और सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। परपेंडिकुलर एंटर करने पे क्या होता है, पाथ सर्कुलर होता है, और सर्कुलर पाथ का रेशियो दिया है 6:5 दिया, यहाँ पे मास का भी रेशियो दिया 9:4, और स्टार्टिंग में एक चीज़ और है, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, इसको भी नोटिस करेंगे। देन द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस विल बी, रेशियो ऑफ देयर चार्जेस फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हमें रेडियस, चार्ज और मास में रिलेशन पता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आता है परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, और जिसका फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है, मैग्नीट्यूड होता है QVB sin थीटा, जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी होगा, वेलोसिटी के भी होगा। तो उसमें जो साइन थीटा है, थीटा तो यहाँ पे 90 sin 91 हो गया, तो QVB बचा है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके बराबर होगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा रेडियस का, जिनको नहीं याद है इस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमारा रेडियस जो आएगा वो कितना आएगा, mv/qb आएगा। एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज का रेशियो बोला है, तो हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं। चार्ज आएगा mv/rb, ऐसे भी लिख सकते हैं। चार्ज का रेशियो निकालना है, तो q1/q2 इक्वल्स टू m1v1/r1b1 डिवाइडेड बाय m2v2/r2v2, ऐसे ही तो लिखेंगे। इसको फिर रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे हम लोग, m1v1/r1b1 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r2v2, सॉरी मैंने यहाँ b लिख दिया, b2 होगा यहाँ पे, r2v2/m2v2। तो एक काम करते हैं, m1v1/m2v2 को एक साथ कर लेते हैं, ये तो मोमेंटम हो गया। r2v2, अच्छा b2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि b1 b2 तो सेम है, इसको हम कैंसिल करते हैं, ये आएगा r2/r1 आ जाएगा, r2/r1 आ जाएगा। चलो, मोमेंटम का रेशियो निकालना है। एक तरीका है, मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें इंडिविजुअल का मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, p², अगर आपको पता हो, नहीं तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। चलिए ऐसा ही करते हैं, मोमेंटम जो है, आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पता होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है p²/2m होता है, p²/2m होता है। तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू 2mk का रूट आ जाएगा। ये यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, 1 आना चाहिए, सेम है काइनेटिक एनर्जी। तो q1/q2 क्या आ जाएगा, पहले वाले का मोमेंटम मतलब 2m1k, दूसरे का मोमेंटम मतलब √2m2k। k क्यों लिखा, k सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, मल्टीप्लाइड बाय r2/r1। k से k कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, √m1/m2 मल्टीप्लाइड बाय √r2/r1। m1 m2 का रेशियो दिया है हमको, m1 m2 का रेशियो कितना है, 9/4 है। 9/4 का रूट कितना होगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय r2/r1 का रेशियो दिया है, कितना दिया है, r1 r2 का रेशियो दिया है, ध्यान रखना 6/5। यहाँ है r2/r1 है, अच्छा यहाँ रूट नहीं था, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोई रूट नहीं है। r1/r2 6/5 है, r2/r1 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2, यानी कि 5/4, 5/4 हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है, आपको क्या पता होना चाहिए, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके पाथ के बारे में, रेडियस के बारे में, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगा, उनमें से बेस्ड, उन टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन क्या है, टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट है, आपने सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा था, उसी के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता था, ओमेगा नॉट करके हम लोग लिखते थे,
1/√LC आता था, 1/√LC इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट। हाँ, उसमें कंडीशन क्या होती थी, जो हमारा XC है वो XL के इक्वल हो जाता था, वहीं से आता था, आपको याद होना चाहिए। तो क्या बोला गया, हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। इस फ्रीक्वेंसी को अगर आपको बढ़ाना है तो फिर ये L एंड C पे डिपेंड करेगा। देखते हैं क्या दिया, सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड। सोर्स फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, L एंड C पे। अनदर रजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस। रजिस्टर ऐड करेंगे सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर, ये हम देख सकते हैं। और क्या, सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज्ड। सोर्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जबकि इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो वैसे तो हमको एलिमिनेशन से हम देख सकते हैं सी आंसर हो सकता है, फिर भी चेक करते हैं। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज, एक कैपेसिटर के सीरीज में एक और कैपेसिटर लगाना है। आपको पता है सीरीज में जब आप कैपेसिटर लगाते हैं तो C इक्विवेलेंट जो है वो 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। दैट मीन्स C इक्विवेलेंट C1 C2 बाय C1 प्लस C2 होगा, जो कि जो है कैपेसिटेंस को डिक्रीज करेगा। पैरेलल की तरह ऐड हो रहा है तो डिक्रीज करेगा कैपेसिटेंस। तो अगर हम सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर कम हो गया है यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा ये C वाला जो ऑप्शन है वो सही है। बाय आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को ही चेंज करके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक सीरीज LCR सर्किट का अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड L इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर कैपिटल L। इसका साइड जो है कैपिटल L है, इसका साइड लेंथ क्या है, स्मॉल l है। इसको रखा गया है एक के अंदर एक, मतलब बाहर ये, और ये बोला है कि जो ये L होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये I लिखा है एक्चुअल में ये L है। ये हर जगह क्या है, यहाँ पे L है स्मॉल l, यहाँ पे स्मॉल l है स्मॉल l, और ये भी स्मॉल l और ये स्मॉल l। ठीक, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। Both the loops are coplanar and their centers coincide at point 2 as shown in figure. The mutual inductance of the system, सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको याद होगा, एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्टेंस का कहाँ से आता है कॉन्सेप्ट, कि ये वाला जो कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आप किसी में भी एक में अज्यूम कर सकते हैं किसी एक में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि एक में करंट फ्लो करने से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कॉइल आएगा, और अगर वो करंट चेंज हो रहा है, इसका करंट चेंज हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो दूसरे कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा और उसमें भी करंट इंड्यूस होगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। वैसे ही अगर बाहर वाला कॉइल है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं I, और वो करंट चेंज हो रहा है अगर टाइम के साथ, टाइम वेरिंग करंट है, तो इसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो टाइम वेरिंग होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखा है जिसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी इसमें भी इंड्यूस हो सकता है करंट। इसी फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जब भी ऐसे दो कॉइल्स रखे होंगे तो उनसे एसोसिएटेड उस सिस्टम का एक इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हमें फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है इस वाले कॉइल में, बाहर वाले में, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा इस कॉइल में, मतलब फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल लिख रहा हूं मैं, अंदर वाले कॉइल को मैं सेकेंड कॉइल बोल रहा हूं, फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कॉइल। उसके प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगा। यहीं पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो हम जो भी फाइंड करें वही हमारा आंसर होगा, दोनों में से हम यही फाइंड कर रहे हैं। यानी M21 किसके इक्वल आएगा, फ्लक्स थ्रू सेकंड डिवाइडेड बाय करंट थ्रू फर्स्ट। कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। फ्लक्स थ्रू सेकंड, अगर मान लेते हैं इसमें से करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है करंट, फर्स्ट वाले में I1 करंट जा रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा हमको सेंटर पे, इस रीजन में, सेंटर में फाइंड करेंगे हम। सेंटर पे क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर लूप छोटा है, तो हम मान के चलेंगे कि वो सारा ये ऑलमोस्ट इस रीजन में ही है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी होगा, इसीलिए कंडीशन हमको दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। एक वायर के पार्ट से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा,
कितना होगा इस पॉइंट पे, इसको ज्वाइन करो, वायर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको इससे ज्वाइन करो, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2 है, L/2। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई, यहाँ पे I1 लिया हमने, अपॉन 4 पाई r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, जो कि यहाँ पे कितना है, L/2 है, L/2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये एंगल्स लिए जाते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो कि 45 है दोनों। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2, यानी ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट I1 इंटू, इसको मैं 2/√2 को √2 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक 2 और आएगा, L/2 का 2 ऊपर जाएगा, 4 पाई इंटू L, कैपिटल L यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक। ये हम लोग का क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे, और वो इस स्क्वायर के थ्रू पास कर रहा है। तो फ्लक्स अगर हम लोग निकालें, फ्लक्स थ्रू 2 = BA cos थीटा होगा, हम कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि ये लूप बहुत स्मॉल है। थीटा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है, एरिया वेक्टर इन्वर्ट ले लिया, थीटा 0, cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो बचा B का वैल्यू कितना है, 2 म्यू नॉट I√2 अपॉन 4 पाई L मल्टीप्लाइड बाय, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया L इंटू L यानी कि L² हो जाएगा, इसका एरिया L² हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा, अब इसको बस करंट से डिवाइड करना है, करंट से डिवाइड आप करेंगे, ये I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2√2 म्यू नॉट L² अपॉन 4 पाई कैपिटल L। इस फॉर्म में देखते हैं कौन सा आंसर है हमारे पास, 2√2 म्यू नॉट L² अपॉन पाई L है यहाँ पे, 2√2 म्यू नॉट L² अपॉन पाई L। अच्छा 4 कहीं नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, देखते हैं हमारा कहाँ पे, हाँ एक काम हम लोग और कर सकते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर √2 है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 2√2, तो क्या आएगा, म्यू नॉट L² अपॉन 2√2 पाई L। ऐसा एक ऑप्शन है बी ऑप्शन है हमारे पास, म्यू नॉट L² अपॉन 2√2 पाई L। तो बी जो है हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा, अभी हम लोग 13th क्वेश्चन पे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन हैं, और इसमें जो बाकी हमारे अभी 17 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने फर्स्ट 13 क्वेश्चन देखे, और आपने देखे थे क्वेश्चन जो है 2022 के बहुत टफ नहीं थे। इसमें जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको अगर किसी टॉपिक का बेसिक फॉर्मूलाज पता हो उसके हेल्प से इजीली बहुत सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो 17 क्वेश्चन है हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे और देखेंगे शायद उनमें हमें कुछ और बेटर क्वेश्चंस मिले। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।